एक्साइटमेंट लेवल सुपर हाई है क्योंकि पहली बार सफ़र होने वाला है अटलांटिक ओशन में क्रूज़ बोट में। वो पीछे बोट खड़ी है। ये खुशी की चमकार पाने के लिए मेरी कैंपिंग साइट से बस लेके मैं पहुंचा हॉर्ता सिटी में, हॉर्ता जो कि ये आइलैंड जिसका नाम है फयाल आइलैंड उसकी कैपिटल सिटी है। आइलैंड के बारे में फिर से बता दूं अगर आप इस चैनल पर नए हो। फयाल आइलैंड है एक सेंट्रल मोस्ट आइलैंड इन नो पोर्टुगीज आइलैंड चेन का, और ये आइलैंड लोकेटेड है यूरोपियन कॉन्टिनेंट और अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बिल्कुल बीचों बीच अटलांटिक ओशन में। थोड़ा जल्दी भागना पड़ेगा क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट हो गया है बोट के निकलने का, और मुझे बैगेज ड्रॉप इन भी कराना है और चेक इन भी करना है। दौड़ना पड़ेगा। फाइनली पहुंच गया। पसीने निकल गए, भाग भाग के आना पड़ा, लेकिन आई मेड इट। और अभी यहाँ पे बैगेज ड्रॉप किया। ये ऊपर बैगेज ड्रॉपेज का सेंटर है। इसके बाद इन्होंने टिकट के ऊपर एक स्लिप लगा दी। तो बाकी यहाँ पे बोर्डिंग चल रही है। ये बोर्डिंग काउंटर है और वहाँ पे पीछे हमारी बोट खड़ी हुई है। शिप तैयार है। तो ज़रा मैं भी बोर्डिंग कर लेता हूँ और शिप में बैठते हैं और आपको दिखाते हैं फिर। कुछ ऐसे होते हैं यूरोप के फेरी टर्मिनल्स जहां यात्रियों के लिए बार की व्यवस्था तो होती ही है, और सब यात्रीगण भी एकदम रिस्पेक्ट से अपनी टिकट स्कैन कर आगे बोट की तरफ बढ़ते हैं। ये आ गया अपना शिप। यहाँ पे गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं और उधर कुछ गाड़ियाँ इंतज़ार कर रही हैं, जो भी गाड़ियाँ इसमें आके चढ़ेंगी। यहाँ बैठा हुआ मैं ये सोच रहा होता हूँ कि जो बैग्स चेक इन किए हैं वो कैसे आएंगे, तभी ये एटीवी वाली बग्गी आती दिखती है। वाह क्या कमाल का तरीका है। सामान के बाद फिर नंबर आता है गाड़ियों का। सभी ड्राइवर्स को बोला जाता है कि कार को रिवर्स करके लगाओ ताकि उतारते टाइम आसानी हो। सभी पैसेंजर, सामान और फिर गाड़ियों के लोड हो जाने के बाद काफ़ी ऑटोमेटिक तरीके से समुद्री जहाज़ के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। फिर प्रोफेशनल क्रू अपना काम करता है और ये फेरी बोट रवाना हो जाती है फयाल आइलैंड से सामने ही दिखने वाले पीको आइलैंड की तरफ। क्योंकि मैंने कहा पीको आइलैंड ठीक सामने ही है, तो ये सफ़र होता है लगभग 30 मिनट का। सुनने में ये भी आता है कि किस्मत अच्छी हो तो इस ट्रिप पे आपको वेल्स और डॉल्फिन्स भी दिख जाती हैं। तभी करके सभी पैसेंजर्स एड़ियों पे खड़े होकर इधर उधर ताकते रहते हैं, लेकिन अपनी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ। नहीं दिखी। और ये टिकट मिली है हॉर्ता से मदलेना। मदलेना मतलब पीको आइलैंड जो कि सामने है आइलैंड, सबसे बड़े माउंटेन वाला आइलैंड। और टाइम है 2:20 का और प्राइस लगा है हमारा €3.80। अभी साइड चेंज कर रहा है, उसके बाद रिवर्स होके वहाँ पे ये टर्मिनल पे लगेगा, तब यहाँ से सवारियाँ उतरेंगी पीछे से। ये आ गया हमारा पीको आइलैंड। यहाँ जो हमारी मेन पहाड़ी है पीको पहाड़ी, जिसको देखने हम आए हैं, वो भी बादलों में घिरी हुई है। बाकी ये पूरा आइलैंड बेसिकली एक पहाड़ी है। और अभी ये दरबार खोलेंगे। हो गया सफ़र पूरा। पीको आइलैंड के इस हार्बर पे तो पहुंच गया। अब यहाँ से आगे भी जाना है, वो भी सस्ते में, इसलिए इंतज़ार हो रहा है बस का। जैसे ही बस आती है बस से निकलते हैं। बाकी अब ये है वो टर्मिनल जहाँ पे सारी पैसेंजर बोट्स डॉक होती हैं। इसके इधर बना हुआ है जहाँ पे सारी कमर्शियल बोट लोडिंग अनलोडिंग के लिए होती हैं, और वहाँ पे एक और पोर्ट बना हुआ है जहाँ पे शिप्स की रिपेयरिंग होती है, बोट्स की रिपेयरिंग होती है। अब बात करते हैं इस आइलैंड की जिसका नाम है पीको आइलैंड। ये आइलैंड बेसिकली एक बड़ा वोल्केनो माउंटेन है जिसका टॉप पोर्टुगल का सबसे ऊंचा पॉइंट भी है। लगभग 450 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये आइलैंड घर है 14,000 लोगों का, और ये 14,000 लोग इस आइलैंड के अलग अलग कोने पे छोटे छोटे गाँव में रहते हैं। इस आइलैंड की कुछ वोल्केनिक मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है, तभी यहाँ काफ़ी वाइन बनाने का कल्चर भी है। साथ ही इस आइलैंड के आसपास का ओशन फेमस है मरीन लाइफ को देखने के लिए, तभी दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ वेल वॉचिंग ट्रिप्स के लिए आते हैं।
अगर बात करें मेरी, तो मैं अभी के लिए जा रहा हूँ इस आइलैंड के एक गांव में लोकेटेड एक कैंपिंग साइट पे, जहां आगे की कुछ रातें मैं टेंट लगा के रहने वाला हूँ। ये काफ़ी एक बड़ा टाउन लग रहा है, मतलब यहाँ पे मैंने देखा कि मरीना भी है और काफ़ी सारी दुकानें भी है, एक सुपरमार्केट भी है, तो माहौल अच्छा लग रहा है। बढ़िया सा गांव लग रहा है यार। ये देखो पीछे इतना बड़ा चर्च है। ओ दाई, शेरपा चला हुआ है इतना सारा सामान लेके। इस पहाड़ पे चढ़ने में, अपनी टेंट की जगह ढूंढने में बिल्कुल लगाएंगे इसके सामने। ये है माउंट पीको, जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। ये जगह बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, क्योंकि यहाँ पे लगाऊंगा मैं टेंट, इस साइड पे रहेगा उसका मुंह, और सामने खिड़की खोलते ही, दरवाज़ा खोलते ही हमेशा दिखेगा माउंट पीको। थोड़ा सा इधर की तरफ देखूंगा तो यहाँ बढ़िया अटलांटिक ओशन का व्यू है। सामने वहाँ पे बीच है नहाने के लिए, पिस्कीना, यहाँ के जो वाटर पार्क होते हैं वो भी वहीं पे ही है, फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी इस पहाड़ी पे देखते हैं, चढ़ने का मौका मिला तो चढ़ेंगे, नहीं तो फिर इसके आड़े दबाड़े गेड़े लगाएंगे, आपको दिखाएंगे नज़ारे। अभी ज़रा टेंट लगा लेते हैं। टेंट हो गया यहाँ पे तैयार, बढ़िया व्यू के सामने, लेकिन भाई लगा हुआ है अभी ये पंजे मारने में, क्योंकि गद्दा मैंने ले रखा है बढ़िया वाला फिर, लेकिन इसके लिए साथ में पंप भी लेके चलना पड़ता है, जो वेट को और बढ़ा देता है, और पर इससे नींद बहुत बढ़िया आती है। क्योंकि भाई जब आपने लंबे टाइम के लिए रहना हो ना, तो कंफर्ट चाहिए होता है। जानता हूँ कुछ लोग बोलेंगे कि भाई हार्ड गद्दे पे सोना चाहिए, कमर के लिए अच्छा होता है, लेकिन भाई मुझे पता है मेरे लिए अच्छा यही है कि मुझे एक सॉफ्ट गद्दा चाहिए। अब जल्दी से बता देता हूँ इस कैंपिंग साइट के बारे में। ये एक प्राइवेटली ओन्ड कैंपिंग साइट है, जिसकी लोकेशन बेहिसाब है। फैसिलिटीज़ के नाम पे यहाँ ओपन कैंपिंग ग्राउंड, साफ सुथरे बाथरूम्स, ओपन किचन और बेहद सुंदर नेचर। इतना सब मिलेगा सिर्फ 5 यूरो यानी कि 450 इंडियन रुपीज़ के बदले। मुझे तो डील अच्छी लगी और कैंप सेटअप करके मैं निकल गया गांव का गेड़ा लगाने। अच्छा, ये साइन दिमाग में बिठा लो, जहाँ भी ये साइन दिखे समझ जाओ ये कैंपिंग का निशान है, ये कैंपिंग का निशान होता है। और यहाँ से मेरा ये कैंपिंग ग्राउंड का गेट है, तो इस वजह से टेंट का निशान बना हुआ, ताकि लोगों को पता लग जाए कि भाई यहाँ है कैंपिंग ग्राउंड। तो बाकी जो शेप है वो भी देखो एक टेंट की शेप में लग रही है, तो इसलिए ये कैंपिंग का साइन है। ये ठीक मेरी कैंपिंग साइट के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा चर्च भी है। वहाँ उधर की तरफ एक बड़ा चर्च था, ये एक छोटा चर्च है, बेबी चर्च। अच्छा, यहाँ पे जो 4 दीवारी हो रखी होती है, या फिर कोई भी बाउंड्री बनानी है, उसके लिए जो पत्थर यूज़ होता है, और कई बार जो घर बनाने होते हैं उनका भी जो पत्थर यूज़ होता है वो काला होगा। काला क्यों है? क्योंकि लावा, जैसा कि मैंने बताया कि पूरा आइलैंड ही एक वॉल्केनो है। इस पूरा वॉल्केनो का एक पहाड़ है, उसी के ऊपर पूरा आइलैंड बना हुआ है। तो यहाँ पे जो जितना भी पत्थर बने हुए हैं वो सारे यहाँ के जो लावा होता है, काला लावा होता है, उससे बन के बने हैं। तो जितनी भी कंस्ट्रक्शन होती है उसके लिए यही पत्थर यूज़ किया जाता है। यहाँ पे काफ़ी आपको ऐसे खाली पड़े हुए घर भी मिल जाएंगे, क्योंकि चक्कर वही है कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट के चक्कर में, और यहाँ पे जो वोल्केनिक इरप्शन होती रही है पास में, उसकी वजह से लोग घर छोड़ के चले जाते हैं। जब कभी यूरोप को इमेजिन करते होंगे तो ज़रूर कभी ऐसी पिक्चर तो सामने आती होगी, क्योंकि फिल्मों में हम अक्सर देखते हैं कि कुछ ऐसे लाल रंग का कोई पवन चक्की बनी होगी, पीछे समुद्र होगा, ब्यूटीफुल यहाँ पे कोस्ट लाइन होगी। तो जी हाँ, ये यूरोप ही है, और कुछ फिल्मों जैसा सीन मुझे आज देखने को मिला है। ये आ गया। चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में। ओके, तो ये है माहौल इसके अंदर से। यस, क्या बढ़िया खिड़कियां बनी हुई हैं। आज तो कलर भी मैच कर रहा है अपना इसके साथ। काफ़ी मस्ती कर ली। तो बेसिकली ये एक ऑब्जर्वेशन डेक है, और ये ऐसे डेक आपको इस आइलैंड पे बहुत सारे मिलेंगे। अभी मैं यहाँ पे इस आइलैंड पे आया भी था, रास्ते में मुझे ऐसे 3-4 देखने को मिल गए थे, और अभी जाने और कितने देखने को मिलेंगे। अच्छा, एक चीज़ शायद आपने यहाँ पे नोटिस की होगी कि यहाँ पे जितने सारे आइलैंड्स मैंने आपको घुमाया है ना अभी तक, वहाँ पे कहीं पे भी बीच नहीं देखने को मिला, मतलब प्रॉपर एक वाइट सैंड बीच नहीं देखने को मिला। यहाँ पे रीज़न वही है कि सारे वॉल्केनो हैं, तो इस वजह से यहाँ पे इस टाइप के बीच होते नहीं हैं। जितने भी बीच होते हैं वो मतलब पथरीले बीच होते हैं, तो यहाँ भी वही हाल है, सारे पथरीले बीच हैं। लेकिन यहाँ पे बंदे अब नहाएं कहाँ? मतलब एक आइलैंड है, लोग यहाँ पे छुट्टियाँ मनाने आते हैं, मौज मस्ती करने आते हैं, तो बीच नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा? तो यहाँ पे ना मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ही एक नेचुरल पूल्स बनाए जाते हैं। नेचुरल पूल कहते हैं, मैन मेड पूल भी होते हैं।
उनको थोड़ा बहुत कन्वर्ट किया जाता है ताकि वहाँ पे आसानी से स्विमिंग की जा सके। यहाँ पीछे भी वो बने हुए हैं, इसको यहाँ पे बोलते हैं पिस्कीना। तो यहाँ पे हर जहाँ पे भी कोई नेबरहुड होगा, जहाँ पे भी कुछ चंद लोग रहते होंगे, तो वहाँ पे उनके लिए एक ऐसा वाटर बॉडी बना रखी होगी समुद्र के किनारे, जहाँ पे आप नहा सको, चिल कर सको। तो यहाँ भी पीछे की तरफ एक बनी हुई है, सारे गोरे लोग अपना वहीं लगे हुए हैं, सुबह से शाम तक नहाते ही रहते हैं। बाकी इस आइलैंड पे आने का एक रीज़न था पोर्टुगाल के सबसे ऊंचे पॉइंट पे पहुंचना, यानी ये पीको पीक पे चढ़ना। लेकिन इनके सिस्टम के अनुसार आपको यहाँ ट्रैकिंग करने के लिए पहले बुकिंग करानी पड़ती है और साथ ही 50 यूरो की फीस देनी पड़ती है। बदले में ये आपको जीपीएस टैग भी देते हैं कि कोई अनहोनी हो जाए तो आपका पता लगा पाएं। इस ट्रिप पे मेरा टॉप पे जाना तो नहीं हो पाएगा, तो मैं रुक कर रहा हूँ अजोरेज आइलैंड चेन के ही एक अन्य आइलैंड की तरफ। अगले आइलैंड की कहानी लेके आऊँगा एक नए वीडियो में। बाकी दुआओं में याद रखना, लाइक बटन पे हाथ रखना। फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।